नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन से संबंधित 71 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इन 71 प्रश्नों से साहित्य सिद्धांत के टॉपिक से एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा परीक्षा में, यदि आप इसका बखूबी अभ्यास कर लेंगे। वो कहते हैं ना, भाग्य धोखा दे सकता है किंतु अभ्यास कभी धोखा नहीं देता। अभ्यास यानी बार बार दोहराव, निरंतर प्रयास करते रहना। इस बात को आप जीवन का सूत्र बना लें यदि आप सफल होना चाहते हैं। हिंदी पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ का प्रैक्टिस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप इसका ज़रूर अभ्यास कर लेंगे, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानते? कौन आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानते? सही उत्तर है भरत मुनि। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया है? रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार करने वाले हैं भरत मुनि। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं? सही उत्तर है कुंतक। कुंतक ने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा मानने वाले हुए आचार्य कुंतक। चौथा प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह किसका कथन है? सही उत्तर है पंडित जगन्नाथ का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम का अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को ही काव्य कहा जाता है। रमणीय का अर्थ है यहाँ पर अलौकिक चमत्कार, अर्थात ऐसे काव्य जिसमें अलौकिक चमत्कार भरा हो तो उसे काव्य कहा जाता है। भारत यानी भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? सही उत्तर है 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और अन्य साहित्यविदों के अनुसार रसों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के संबंध में यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह कथन है भरत मुनि का कथन है। यह सूत्र भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है। भरत मुनि का काव्य शास्त्र है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इन्होंने इस सूत्र को लिखा है। इसका अर्थ है विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति किससे होती है? विभाव से होती है, अनुभाव से होती है और व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम यानी शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। यह किस आचार्य की परिभाषा है? सही उत्तर है भामह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दंडी की काव्य की परिभाषा कौन सी है? आचार्य दंडी ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? सही उत्तर है इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य शरीर है। कि भामा ने शब्दार्थो सहितो काव्यम कहा है, यानी शब्द और अर्थ सहित जो स्वभाव है उसी को काव्य कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका है? सही उत्तर है नाट्यशास्त्र। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? काव्य आदर्श और 10 कुमार चरित्र, इसके रचयिता हैं दंडी। अगला प्रश्न है, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे? दंडी अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह किसका कथन है? यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है विश्वनाथ है।
अगला प्रश्न है कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं। मुख्य रूप से 3 है और कहीं कहीं 4 काव्य हेतु माने गए हैं। पहला जो काव्य हेतु है वह है प्रतिभा। प्रतिभा प्रतिभा को शक्ति भी कहा गया है, शक्ति। और दूसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति यानी ज्ञान। और तीसरा है अभ्यास। अभ्यास। और चौथा है समाधि। समाधि यानी मन की एकाग्रता। राजशेखर ने समाधि को काव्य का हेतु माना है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछन्याम कलासु च यह किसकी पंक्ति है। सही उत्तर है भामा। भामा ने काव्य के 4 प्रयोजन बताए हैं। भामा, आचार्य भामा ने काव्य के 4 प्रयोजन बताए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है। सही उत्तर है काव्यालंकार। प्रयाण रस की चर्चा सबसे पहले किस आचार्य ने की थी। सही उत्तर है रुद्रट। अगला प्रश्न है ध्वनिया आलोक के रचनाकार कौन हैं। ध्वनिया आलोक के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। ध्वनिया आलोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं। ध्वनिया आलोक के प्रधान आलोचक हैं अभिनव गुप्त और ध्वनिया आलोक के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व कहा है। सही उत्तर है ध्वनि। अगला प्रश्न है प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या किसने दिए। सही उत्तर है रुद्रट। रुद्रट ने काव्य के 3 हेतु बताए हैं। रुद्रट के अनुसार काव्य के 3 हेतु हैं। पहला है प्रतिभा जिसे शक्ति कहा गया, दूसरा है व्युत्पत्ति यानी ज्ञान और तीसरा है अभ्यास। तीसरी प्रतिभा के 2 भेद हैं जिन्होंने रुद्रट ने कहा प्रतिभा के 2 भेद। पहला है सहजा और दूसरा है उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा यानी जो सहज रूप से होती है, जो जन्मजात होती है, और उत्पाद्या जिसे अर्जित किया जाता है, शास्त्रों से ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिभा के 2 भेद कार्यत्री और भावित्री किस आचार्य ने दिए हैं। सही उत्तर है राजशेखर। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद हैं कार्यत्री और भावित्री। और रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद हैं और वह क्या है सहजा और उत्पाद्या। कार्यत्री प्रतिभा किसे कहते हैं। जो प्रतिभा कवि कर्म की सहयोगिनी होती है और कवि का उपकार करने वाली होती है, उस प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा जाता है। भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक से होता है। सहृदय पाठक या आलोचक का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य के प्रतिभावादी कहा जाता है। सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य किसने कहा है। रीतिरात्मा काव्यस्य आचार्य वामन ने कहा है। रीति काव्य की आत्मा है। आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य हैं। काव्य के यहाँ पर 4 प्रयोजन बताए गए हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न है आचार्य वामन ने काव्य के कौन से 2 प्रयोजन बताए हैं। सही उत्तर है कीर्ति और प्रीति। आचार्य वामन ने काव्य के 2 प्रयोजन बताए हैं। भामा ने 4 प्रयोजन बताए हैं। कीर्ति को आचार्य वामन ने दृष्ट कहा है, दृष्ट, और प्रीति को कहा है अदृष्ट। काव्य के कितने भेद हैं। काव्य के कौन कौन से भेद हैं। सही उत्तर है
ऑप्शन डी ए और बी दोनों। काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य। जो नाटक एकांकी जो मंचित किए जाते हैं उसको दृश्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य काव्य यानी जो सुनकर पढ़कर जो आनंद प्राप्त होता है उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। सौंदर्यम अलंकारः किसकी उक्ति है? सौंदर्यम अलंकारः यह उक्ति है आचार्य वामन का। काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन हैं? अलंकार सर्वस्व के रचयिता रुय्यक हैं। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। प्रश्न है रस गंगाधर पुस्तक के रचयिता कौन हैं? रस गंगाधर पुस्तक के रचयिता आचार्य जगन्नाथ हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन हैं? से उत्तर है आचार्य वामन। अगला प्रश्न है वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? से उत्तर है अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। यहाँ पर होगा अलंकार, अलंकार संप्रदाय के समर्थक वामन थे। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। भट्टनायक ने किस रस सिद्धांत की स्थापना की? भट्टनायक ने भुक्तिवाद रस सिद्धांत की स्थापना की। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? रस को आनंद स्वरूप माना है अभिनव गुप्त ने। आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित किस सिद्धांत की स्थापना की? आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित अनुमतिवाद सिद्धांत की स्थापना की। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद रस की विवेचना करता है। अगला प्रश्न है वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है? जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य की संज्ञा दी है, यानी शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के स्वभाव को काव्य कहा जाता है। से उत्तर है भामह। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। भावित्री प्रतिभा किसमें होती है? राजशेखर के अनुसार प्रतिभा के दो भेद, कार्यत्री प्रतिभा जो कवि कर्म से जुड़ा हुआ है और भावित्री प्रतिभा पाठक से जुड़ा हुआ है, आलोचक से जुड़ा हुआ है, जिनका सहृदय होता है। सहृदय। शरीरम तावदिष्टार्थार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? से उत्तर है दंडी, यानी अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य का शरीर है, इसे जिसे दंडी ने कहा है। रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है? रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्वों को महत्व देना। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। कवः कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है। यह कथन किसका है? यह कथन कुंतक का है। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं और यह औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? क्षेमेंद्र के अनुसार रस का प्राण औचित्य है। ध्वनिया लोक जिसके रचनाकार हैं आनंदवर्धन, इस पर टीका लिखा है ध्वनिया लोक लोचन। किसने लिखी है ध्वनिया लोक लोचन? से उत्तर है अभिनव गुप्त। का संबंध आनंदवर्धन का संबंध किस कालखंड से है? से उत्तर है 9वीं सदी का मध्य। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद दिए हैं? से उत्तर है 3 भेद दिए हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं, जिन्होंने ध्वनि के 3 प्रकार माने हैं। 10 रूपक के रचनाकार कौन हैं? 10 रूपक के रचनाकार हैं धनंजय। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की?
हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना भट्ट नायक ने की है। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? यह सीजीएल की परीक्षा में यह प्रश्न आया था 28 जनवरी को। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन के 6 भेद हैं और भरत मुनि के अनुसार भी काव्य प्रयोजन के 6 भेद हैं। भामह के अनुसार काव्य प्रयोजन के 4 भेद हैं। भामह के अनुसार काव्य के 4 प्रयोजन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आनंदवर्धन ने काव्य का एक ही प्रयोजन माना है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के एक प्रयोजन है, वह है आनंद। वामन के अनुसार काव्य के 2 प्रयोजन हैं, प्रीति और कीर्ति। अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि है और इसका पहला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि द्वारा रचित है। आचार्य भरत मुनि ने कितने अस्थायी भाव, सात्विक भाव और संचारी भावों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थायी भाव 8 हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। जितने रस की संख्या होती है उतने ही अस्थायी भाव होते हैं और सात्विक भाव हैं 8 हैं और संचारी भावों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया है और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? सही उत्तर है आचार्य वामन। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय आनंदवर्धन का है। इसने 12 रसों का विवेचन किया है, जिनमें 4 नवीन हैं। सही उत्तर है प्रेयस, शांत, उदात्त और उद्धत। आचार्य मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और अन्य साहित्यविद के अनुसार रसों की संख्या 9 है। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भरत मुनि। काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? सही उत्तर है रस। भट्ट लोलक ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है? सही उत्तर है अनुकार्य को। हृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरोध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है अस्थायी भाव। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का लक्षण सबसे पहले कहाँ मिलता है? सही उत्तर है अग्नि पुराण में मिलता है। काव्य शास्त्र का सबसे पहला लक्षण जो मिलता है अग्नि पुराण में, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसका विशद वर्णन किया है और इसको परिभाषित किया है। शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है भरत मुनि। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये 2 पुस्तक है। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है भोजराज। काव्य के कितने हेतु हैं? काव्य के 3 हेतु हैं, मुख्य रूप से प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। से उत्तर है उपयुक्त सभी। चौथा भेद भी है, वह है समाधि। राजशेखर के अनुसार काव्य के एक हेतु है, वह है समाधि। समाधि का अर्थ है यहाँ पर मन की एकाग्रता। भामा ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? यहाँ प्रयोजन है, से उत्तर है 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।